मैक्स ने कहा, अरे ईव, जरा देखना जरा, वहां पर कोई पेड़ के नीचे खड़ा है और हमें ही घूर रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद ईव ने वो जो गाड़ी का जो विंडो होता है उसे डाउन किया और उसी डायरेक्शन में देखने लगा जहां पर वो व्यक्ति जो था वो सूट बूट पहनकर खड़ा था। ईव ने कहा, हेलो, क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम आखिर ऐसे अजीब तरह से हमें घूर क्यों रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसके बाद वो जो व्यक्ति था जिसने सूट बूट पहना हुआ था उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो धीरे धीरे चलता हुआ कार के पास आने लगा। उन तीनों को लगा कि शायद वो उनसे कुछ कहेगा या कुछ भी रीजन बताएगा कि वो उन्हें क्यों घूर रहा है, लेकिन उस सूट बूट पहने हुए व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप कार में आकर बैठ गया। मैक्स ने जब ये देखा तब मैक्स ने कहा, ओ हेलो, तुम हमारी कार में कैसे बैठ सकते हो? निकलो फटाफट। क्या तुम कोई साइको हो? हाँ, तुम्हारे अंदर दिमाग है भी या नहीं? उसके बाद उस सूट बूट पहने हुए व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए मैक्स की तरफ देखा और उस व्यक्ति ने कहा, लगता है तुम पिछली रात की मार भूल गए हो बेटा। मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारा था। तुम इतनी जल्दी तो नहीं भूल सकते उस मार को, और मुझे नहीं लगता कि तुम वापस वैसी मार खाना चाहोगे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वैसी मार वापस ना खानी पड़े तो बड़ों से बात करने की तमीज सीख लो, समझे? उसके बाद मैक्स को रियलाइज हुआ कि ये सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मार्कस ही है। और धीरे धीरे ईव और विक्रम को भी ये रियलाइज हो गया और वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हुए। ईव ने कहा, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई मार्कस, अब आप हमारे साथ जंग में शामिल हो रहे हैं। अब हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। आप जैसा ताकतवर भेड़िया मानव हमारे साथ जुड़ चुका है इस जंग में। विक्रम ने कहा, हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पिछली रात जब मैंने इनका वो रूप देखा तो वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। इनकी वो डरावनी सी आंख और वो भयानक सा चेहरा, जब ये हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे तब तो पिशाचों की छुट्टी हो जाएगी। मजा आ गया, अब तो मान लीजिए हमारी जीत पक्की ही है। और वो तीनों यही सब बातें कहकर हंस रहे थे, लेकिन मार्कस के चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं थी। और ईव ने कहा, क्या हुआ? आप मुझे खुश नजर नहीं आ रहे, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? और उसके बाद मार्कस ने कहा, चल तो रहा है, यही सोच रहा हूं कि हम उनसे लड़ेंगे कैसे। वैसे तो हंसी मजाक में बोलना बहुत आसान है कि हम उन पिशाचों को काफी आसानी से मार देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उनका जो राजा है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जब तक हम अपनी ताकत को और भी ज्यादा नहीं बढ़ा लेते तब तक हम उनसे लड़ने के काबिल नहीं बन पाएंगे। और उसके बाद ईव ने कहा, तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी तो हम सिर्फ 4 ही लोग हुए हैं, धीरे धीरे अभी बहुत लोग हमसे जुड़ेंगे, बहुत सारे भेड़िया मानव जो हमारा साथ देंगे इस जंग में, तब तो हमारी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब तो आप हमारे साथ हैं, आप इतने ज्यादा ताकतवर हैं और मुझे पूरा यकीन है हम सब मिलकर उन सभी पिशाचों की छुट्टी कर देंगे। क्यों, सही कह रहा हूं ना? उसके बाद मार्कस ने कहा, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। अभी तक हम सिर्फ 4 ही लोग जुड़े हैं और इस किताब को देखकर लग रहा है कि इस किताब में तकरीबन 300 से 400 भेड़िया मानवों के बारे में जिक्र किया है। और अगर हम एक एक करके ऐसे जाएंगे तब तो बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। और तुमने उन्हें जंगल में रोक कर रखा हुआ है ना शायद, उस मैजिकल वेपन से? और उसके बाद ईव ने हाँ में सर हिलाया। मार्कस ने कहा, तब तो और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि अगर वो सभी सिर्फ उस मैजिकल वेपन के सहारे ही उस जंगल में कैद है तो 1 महीने बाद उसका असर खत्म हो जाएगा। 1 महीने तक हम इन सभी को इकट्ठा नहीं कर सकते। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए जिससे हम इन सभी को एक साथ बुला सकें बिना ये हवा चाहे हुए। हमें कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद मैक्स ने कहा, मेरे ख्याल से मार्कस अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम चारों को इकट्ठा होने में ही तकरीबन 5 से 6 दिन बीत गए और अभी तकरीबन 100 से 150 भेड़िया मानवों की जो इन्फॉर्मेशन वो इस किताब में है। अगर हम एवरेज मान भी ले तो इम्पॉसिबल है, हम इतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ईव ने कहा, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ सोचने का समय चाहिए, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। तभी विक्रम ने कहा, अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो मैं कुछ कहूं? उसके बाद ईव ने कहा, हाँ कहो ना, क्या कह रहा है तुम्हें? विक्रम ने कहा, अगर हम एक साथ इधर उधर जाएंगे तब तो इम्पॉसिबल है, हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे इतने सारे भेड़िया मानवों को। लेकिन अगर हम अलग अलग जाएं तो, मेरा मतलब है
मेरा मतलब है आप और मैं एक अलग डायरेक्शन में जाएंगे और मार्कस और मैक्स वो अलग डायरेक्शन में जाएंगे। ऐसे हम दोगुनी स्पीड से काम कर सकते हैं और हमारा समय भी बचेगा। उसके बाद मैक्स ने कहा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन फिर भी 100 से 150 लोगों को इकट्ठा करना, वो भी दुनिया के अलग अलग कोनों में जो लोग बसे हुए हैं, फिर भी इम्पॉसिबल ही नजर आ रहा है। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है इसमें। कोई गारंटी नहीं है कि हम 1 महीने में सभी को इकट्ठा कर पाएंगे, कुछ और सोचना पड़ेगा। तभी मार्कस ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन मैं अभी तुम्हें ये नहीं बताऊंगा। वो चारों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वो जो ड्राइवर था टैक्सी का, वो वहां पर आ गया और वो टैक्सी में बैठकर टैक्सी को स्टार्ट करने लगा। वो टैक्सी वाला उनको एयरपोर्ट लेकर पहुंचा और उसके बाद वो सभी ईव के होम टाउन वापस चले गए। उसके बाद मार्कस ने कहा, क्या हम तुम्हारे होम टाउन जा रहे हैं? उसके बाद ईव ने हाँ में सर हिलाया। मार्कस ने कहा, तो उसके बाद हमें क्या करना है वहां पर? मेरे मतलब है वहां पर तो कोई काम है नहीं हमारा शायद। ईव ने कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे जो अंकल थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी दुकान में एक बार जांच पड़ताल करनी चाहिए। अब तक हम जब भी अंधेरे में खोए हैं और हमें रास्ते समझ नहीं आए हैं, तब उन्होंने ही हमारा हाथ थामा है और हमें सही रास्ता दिखाया है। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनकी दुकान में जरूर ऐसा कुछ न कुछ होगा जो हमारा मार्गदर्शन करे और हमें सही रास्ते पर ले जाए। वो सभी ईव के होम टाउन में पहुंच गए और उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकले। वो सभी टैक्सी करके एक बढ़िया सी होटल में रूम लेकर रहने लगे। तभी मैक्स ने कहा, अरे यार ईव, मुझे ना वो बुक चाहिए और मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी बतानी है। मैंने वो जो बुक थी उसके लास्ट कुछ पेजेस देखे थे और वो जो पेजेस थे वो पूरे ब्लैंक थे और वो ब्लैंक पेजेस बहुत अजीब थे। मुझे लगता है कि उन ब्लैंक पेजेस में ही कुछ न कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो हमें जानना चाहिए। ईव ने कहा, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अब हमें हमारे घर वापस जाना होगा, क्योंकि बुक तो हमने अपने घर की तिजोरी में ही रखी हुई है। और उसके बाद मैक्स ने कहा, हाँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम यहीं रुकते हैं और तुम अकेले जाकर उस बुक को ले आओ? उसके बाद ईव ने कहा, हाँ ठीक है मार्कस, आप यहीं रुकिए, विक्रम तुम भी यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ उस बुक को लेकर, और तब तक सोचो कि हमें क्या करना है, क्योंकि टाइम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तकरीबन 10 दिन होने को आ गए हैं और अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि आखिर हमें आगे क्या करना है, ठीक है? और उसके बाद ये सब कहकर ईव वहां से निकल गया और मैक्स सोचने लगा कि आखिर वो जो बुक थी उसके जो लास्ट पेज थे वो ब्लैंक क्यों थे, क्योंकि कभी भी इतनी इंपॉर्टेंट बुक में कोई भी पेज ब्लैंक नहीं होता, और जब भी कोई ऐसी जो इंपॉर्टेंट बुक होती है उसका पेज जब भी ब्लैंक होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर ईव अपने घर से उस किताब को लेकर होटल में वापस पहुंचा और जैसे ही वो किताब लेकर कमरे में एंटर हुआ तो मैक्स उस किताब के ऊपर टूट पड़ा और मैक्स ने कहा, लाओ दिखाओ, फटाफट दिखाओ। और उसके बाद उसने लास्ट के कुछ पेजेस ओपन किए। मार्कस, विक्रम और ईव तीनों की नजर उसी किताब पर थी और मैक्स ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये लास्ट के पेजेस बहुत ब्लैंक टाइप के हैं। मुझे लग रहा है कि इनके ब्लैंक होने के पीछे कोई ना कोई रीजन है। तभी मार्कस ने कहा, इस पर कुछ लिखा हुआ है। और ये सुनते ही ईव और मैक्स मार्कस की शक्ल देखने लगे और ईव ने कहा, क्या कहा आपने? इन ब्लैंक पेजेस पे कुछ लिखा हुआ है? और मार्कस ने कहा, हाँ ये देखो ना, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ, लेकिन लिखा हुआ है। और उसके बाद जब उन चारों ने बहुत ध्यान लगाकर उन महीन अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करी तो उन महीन अक्षरों में लिखा हुआ था, इन पेजेस को भेड़िया मानव ही पढ़ सकते हैं, वो भी ऐसी जगह पर जहां उनकी ताकत बढ़ने लगे। वो इतना ज्यादा महीन लिखा हुआ था जिसे अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो वो नजर भी ना आए, लेकिन खुशकिस्मती से मार्कस को वो लिखा हुआ नजर आ गया और मार्कस की वजह से सबको पता चल गया कि उन्हें अब क्या करना है। मैक्स ने कहा, इस पर लिखा हुआ है कि इन ब्लैंक पेजेस को सिर्फ भेड़िया मानव ही पढ़ सकते हैं और भेड़िया मानव उस जगह पर पढ़ सकते हैं जहां पर उन्हें ताकत मिलती हो। इसका मतलब क्या बनता है? जंगल में? क्या ये जो ब्लैंक पेजेस है उन्हें हम सिर्फ जंगल में पढ़ सकते हैं? उसके बाद मार्कस ने कहा,
मुझे तो लगता है हम भेड़िया मानवों को चांद की रोशनी से बहुत ही ज्यादा ताकत मिलती है, और हो सकता है ये जो किताब के लास्ट पेजेस हैं वो सभी पेजेस ब्लैंक ना हो, उन पर किसी अनोखी स्याही से कुछ लिखा हो जिसे हम सिर्फ चांद की रोशनी में ही पढ़ पाए। क्या बोलते हो? और उसके बाद ईव ने कहा, आप तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यही लगता है कि चांद की रोशनी में ही ये सारी जो चीजें इन ब्लैंक पेजेस पे लिखी हैं वो विजिबल होंगी। हाँ, फटाफट फटाफट आज रात होते ही हम जंगल में जाएंगे और चांद की रोशनी में पक्का देखेंगे, हमें कुछ ना कुछ जरूर रास्ता मिलेगा। विक्रम, ईव और मैक्स और साथ ही साथ मार्कस, वो चारों रात होने का काफी बेसब्री से इंतजार करने लगे, और रात होते ही वो पास के एक जंगल में चले गए जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। उसके बाद वो चारों अपने असली रूप में आ गए, और मार्कस ने कहा, यहाँ पर पेड़ बहुत ही ज्यादा घने हैं, हमें किसी खुले मैदान की तलाश करनी होगी जहां पर चांद की रोशनी सीधा जमीन पर आ रही हो, और ऐसी जगह शायद इस जंगल में कहीं ना कहीं होगी ही, चलो ढूंढते हैं। उसके बाद वो चारों अलग अलग डायरेक्शन में फैल गए और ढूंढने लगे एक ऐसी जगह जहां पर चांद की रोशनी डायरेक्ट जमीन पर पड़ रही हो। उन चारों ने पूरे जंगल को खोज मारा, लेकिन उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली। तभी विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा, जरा सुनिए, मुझे एक जगह मिल गई है। ये एक खाली मैदान है और यहाँ पर चांद की रोशनी साफ साफ जमीन पर डायरेक्ट आ रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर हम उन ब्लैंक पेजेस को पढ़ पाएंगे। ये बात सुनते ही मार्कस, ईव और मैक्स तीनों विक्रम के पास पहुंचे, और विक्रम जो था वो एक मैदान में खड़ा था। मैदान चांद की रोशनी से पूरा जगमगा रहा था। उसके बाद मार्कस ने कहा, अब जरा इस किताब को खोलो, अब हो सकता है कि हम इस किताब में जो ब्लैंक पेजेस हैं उसे पढ़ पाए। मैक्स ने ऐसा ही किया, उसने लास्ट के पेजेस को ओपन किया, और जो कुछ भी हुआ उसे देखकर वो चारों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि चांद की रोशनी पड़ते ही वो जो ब्लैंक पेजेस थे उस पर कुछ लिखा हुआ आ गया, और वो सारी चीजें विजिबल हो गई। मार्कस ने पढ़ना शुरू किया, हर 100 साल में एक ऐसी रात आती है जिस रात भेड़िया मानवों की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। उस रात शांत रहने वाला भेड़िया मानव भी अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता, और उसके अंदर का जंगली भेड़िया उसे कंट्रोल करने लगता है। और जो कोई भी भेड़िया मानव उस रात अपने आप को कंट्रोल कर लेता है वो बादशाह बन जाता है असीम शक्तियों का, और उन असीम शक्तियों का बादशाह बनने के बाद उस भेड़िया मानव को इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। उस रात दुनिया में मौजूद जितने भी भेड़िया मानव हैं वो सभी वहां पर आकर इकट्ठा होते हैं जहां पर उनके वंश बेल की शुरुआत हुई थी, और जब तक दुनिया के सभी भेड़िया मानव वहां पर आकर अपने पूर्वजों की पूजा नहीं करते तब तक वो अपने अंदर के भेड़िए को काबू नहीं कर पाते। इसलिए हर 100 साल में जब भी ये रात आती है तब दुनिया के सभी भेड़िया मानवों को अपनी उस जगह पर आना पड़ता है जहां पर उनके वंश बेल की शुरुआत हुई थी। और जो भेड़िया मानव ऐसा नहीं करता है वो पागल हो जाता है, और सबसे पहले वो अपने को नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद वो अपनी जान दे देता है। ये सारी चीजें उस बुक के लास्ट पेज पर लिखी हुई थी। और उसके बाद मार्कस ने कहा, बस इतना ही लिखा था, लेकिन ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन साथ साथ बुरी भी। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 100 साल में एक बार वो रात आती है, और मेरे ख्याल से डेट देखो जरा, वो रात कब है। उसके बाद क्या था? उन चारों ने अपनी आंखों को एक बार फिर से उस किताब के ब्लैंक पेज पर गड़ा दिया, और उन्हें डेट भी पता चल गई। डेट थी 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद वो रात आने वाली थी, जिसका साफ साफ मतलब था कि वो जितने भी भेड़िया मानव है दुनिया में वो सभी उस गांव में वापस आने वाले हैं जहां पर उनके वंश बेल की शुरुआत हुई थी। ईव ने कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं खुश हूं या रोऊं या क्या करूं। साथ में अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर तो ये कि वो जितने भी भेड़िया मानव है हमारी बिरादरी के वो सभी हमारे गांव में खुद ब खुद आ जाएंगे। लेकिन बुरी खबर ये है कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। वो आदमखोर बन चुके होंगे, वो खुद में ही
इतने ज्यादा उलझ जाएंगे कि वो पिशाचों से क्या लड़ेंगे। विक्रम ने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात बोलूं। उसके बाद सभी ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है, तुम जब भी बोलते हो तो बहुत अच्छा बोलते हो। उसके बाद विक्रम ने कहा, मैं क्या कहता हूँ, अभी हमें शांति से आने वाली जंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी बाकी भेड़िया मानवों के साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा। इसमें लिखा हुआ है कि हम अपने आप से काबू खो देंगे और हम एक जंगली भेड़िया मानव बन जाएंगे। हमारे अंदर का जो मानव है वो कहीं ना कहीं कैद में आ जाएगा हमारे अंदर के भेड़िए के। इसलिए मुझे तो लगता है कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल ज्यादा करना चाहिए और उस रात के आने से पहले ही हमें उस जंगल में वापस जाना चाहिए, हमारे गांव में। उसके बाद वो एक एक करके जब भेड़िया मानव वहां पर आने लगेंगे तब हम जंग का ऐलान कर देंगे। उस रात हमारी ताकतें भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी और हम उन पिशाचों को आसानी से हरा भी पाएंगे। ईव ने कहा, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। जब हम खुद से ही कंट्रोल खो देंगे तब हमें क्या पता चलेगा कि हम किसी अपने को मार रहे हैं या किसी गैर को। हमें पिशाचों में और अपनों में फर्क नहीं पता चलेगा। उस वक्त हमारे सामने जो आएगा हम उससे लड़ेंगे, किसी पागल भेड़िए की तरह जिसके पास दिमाग नहीं होता, बस वो लड़ता रहता है। उसका कोई सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? मार्कस ने कहा, काश इस बुक पर और भी कुछ लिखा होता, हमें और भी ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत है। काश इस पर कुछ और जानकारियां मिल जाती, इस पर कुछ तो होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसने हमारा इतना मार्गदर्शन कर दिया लेकिन बीच बीच में हम भटक जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना है। और तभी मैक्स ने कहा, मेरे पास एक रास्ता है। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी भेड़िया मानव अपने आप पर कंट्रोल कर लेगा वो असीम शक्तियों का मालिक बन जाएगा और उसे रोकना इस दुनिया में किसी भी ताकत के बस की बात नहीं होगी। क्यों ना हम ये कोशिश करें, हम में से कोई तो ऐसा होगा जो उन शक्तियों को काबू कर पाए। और मुझे लगता है कि ये काम सिर्फ मैक्स कर सकता है और कोई भी नहीं। ये बात सुनते ही मैक्स ने ईव की तरफ देखा और मैक्स ने कहा, ईव तुम ये क्या कह रहे हो? जब इतने ताकतवर भेड़िया मानव ही खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो मैं क्या करूंगा? जिसके जवाब में ईव ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम भूल गए तुम्हारे अंदर किस भेड़िया मानव का खून दौड़ रहा है? तुम्हारे पिता इतने ज्यादा ताकतवर थे, मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है। तुम जरूर अपनी ताकतों को अपने काबू में कर पाओगे। और ये बात सुनकर मार्कस ने कहा, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है मैक्स, तुम ही ऐसा कर सकते हो। तुम ही अपनी ताकत को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारे पिता थे वो हमेशा शांत रहते थे। उनके पास बहुत ही ज्यादा ताकत थी, किसी भी आम भेड़िया मानव से कई गुना ज्यादा। और जब भी मैं उनसे पूछता था कि आप कैसे इतना शांत रहते हैं और कैसे अपनी ताकत को कंट्रोल करते हैं, तो उनका एक ही जवाब रहता था कि दुनिया में जितने भी भेड़िया मानव हैं, जब भी वो अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं तब उन्हें असीम शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने ऐसा कर दिया। मैंने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया, इसलिए मुझ में औरों से ज्यादा ताकत है। उसके बाद मार्कस ने कहा, मैं ये बात भूल चुका था, लेकिन जब मैंने ये सारी बातें पढ़ी तब मुझे वापस याद आ गया कि तुम्हारे डैड ने ही मुझसे इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करी थी। और हो सकता है कि उन्होंने भी ये जो 100 साल में एक बार रात आती है, उस रात में उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल पा लिया हो। और जब उन्होंने कंट्रोल पा लिया हो तब वो और भी ज्यादा ताकतवर बन गए हो। हम जितने भी नॉर्मल भेड़िया मानव है उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर। और अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे अंदर भी उन्हीं का खून है, तुम भी ऐसा कर सकते हो। समझे तुम? हर कोई मैक्स की तरफ ही देख रहा था, हर किसी की उम्मीद मैक्स से ही जुड़ रही थी। और मैक्स ने कहा, जरूरी तो नहीं है मेरे पिता जितने ताकतवर थे उतना ताकतवर मैं भी निकलूं। मैं तो उनके 1% के बराबर भी नहीं हूं। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा, मुझे माफ करो, हमें कोई और रास्ता देखना होगा। उसके बाद ईव ने कहा, मुझे तो इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा, क्योंकि अगर तुमने एक बार अपनी ताकत को अपने वश में कर लिया उस रात तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगे और उन पिशाचों से तुम जरूर लड़ पाओगे। हम तो तुम्हारे साथ है ही। उसके बाद क्या था, वो सभी इंतजार करने लगे उस रात का जब उन सभी भेड़िया मानवों की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली थी। उनका यही प्लान था। उन सभी ने मिलकर प्लान तो बहुत अच्छा बना लिया था, लेकिन फिर भी उनके दिल में थोड़ा सा डर और बेचैनी बनी हुई थी, क्योंकि वो सभी जानते थे कि अगर
उनसे जरा सी भी गलती हुई तो उन्हें बहुत ही भयानक परिणाम भुगतने होंगे, और सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को। धीरे धीरे दिन कम होते गए, और जब वो रात आने वाली थी तो उस रात से तकरीबन 2 रात पहले वो सभी ईव के घर पर रुके हुए थे, और ईव का जो घर था उसकी छत पर मिलकर वो बातचीत कर रहे थे। विक्रम ने कहा, मुझे तो लगता है अब हमें यहाँ से निकलकर हमारे गांव जाना चाहिए, जहां पर हमारे वंश बेल की शुरुआत हुई थी, क्योंकि अगर हम वहां पर नहीं पहुंचे समय पर और हम यहीं पर अपने आप से काबू खोने लगे तो हो सकता है कि हम आम लोगों को नुकसान पहुंचाए। आपका क्या कहना है ईव? और उसके बाद ईव ने कहा, हाँ मुझे भी ये बात ठीक लग रही है। मार्कस आप बताइए, आप क्या कहते हैं? हमें सबसे पहले तो खाना खा लेना चाहिए, मुझे भूख लग रही है। और उसके बाद ये बात सुनकर मैक्स, ईव और विक्रम तीनों हंसने लगे, और साथ ही साथ मार्कस भी हंसने लगा। और उसके बाद मार्कस ने कहा, वैसे ये लड़का छोटा है लेकिन बातें बहुत सही कहता है, और वो भी सही वक्त पर। अगर हम सही समय पर वहां ना पहुंचे और यहीं पर अगर हमने अपने आप से काबू खो दिया तो बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए चलो निकलते हैं, अभी निकलते हैं, लेकिन पहले खाना खा लेते हैं। और उसके बाद ईव जो था वो बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहा था मैक्स को। मैक्स ने कहा, क्या हुआ ईव, तुम बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? तुम चिंता मत करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, समझे तुम? उसके बाद ईव मैक्स के पास आया और उसने मैक्स के कंधे पर हाथ रखा। ईव ने कहा, देखो मैं तुमसे कुछ चाहता हूं। और उसके बाद मैक्स ने कहा, हाँ बोलो क्या चाहते हो? ईव ने कहा, बचपन से लेकर आज तक हम दोनों अलग रहे, सिर्फ हमारा शुरुआती बचपन ही साथ में बीता। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे अपना क्या मानते हो और मेरी क्या वैल्यू है तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांगना चाहता हूँ, मेरी बहन को बचा लेना। क्रिस्टीन को मैं किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता, समझे तुम? अगर इस जंग में मैं मारा भी जाऊं तो मेरी जान की परवाह मत करना, बस मेरी बहन को बचा लेना, समझे तुम? प्रॉमिस करोगे ना? उसके बाद मैक्स ने ईव के कंधे पर हाथ रखा। ये सारी बातें सुनकर मैक्स की आंखों में आंसू आ गए और उसने ईव को गले से लगा लिया। मैक्स ने कहा, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, बचपन से लेकर आज तक हम दूर तो रहे, लेकिन जब हम वापस मिले तब हमारे बीच वही दोस्ती थी जो हमारे बीच बचपन में थी। मुझे आज भी याद है जब हम अलग हुए, उस रात भी हम खेल ही रहे थे एक साथ, हमें पता ही नहीं था कि हमारे गांव में क्या चल रहा है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ तुम जानते हो, हम अलग हो गए, लेकिन ये मत सोचना कि मेरे लिए तुम्हारी थोड़ी सी भी वैल्यू कम हुई है। तुम आज भी मेरे लिए उतने ही मैटर करते हो जितना बचपन में करते थे, समझे? और कहीं ना कहीं मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानता हूँ, इसलिए फालतू की बकवास मत करो, कुछ भी हो जाए, ना ही तुम्हें कुछ होगा ना ही क्रिस्टीन को। उसके बाद ये सारी बातें सुनकर ईव इमोशनल हो गया। उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और मार्कस ने कहा, अरे वाह, इन दोनों की दोस्ती तो एकदम लाजवाब है। और विक्रम ने कहा, हाँ सच में इन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। मार्कस ने मजाक में कहा, अरे तुम्हारा भाइयों वाला प्यार जो है वो खत्म हो गया हो तो चले खाना खा ले। उसके बाद मार्कस और वो सभी लोग खाना खाने के लिए नीचे चले गए। खाना खाने के बाद वो सभी अपने गांव के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास समय बहुत ही ज्यादा कम है और काम बहुत ही ज्यादा। सुबह वो जैसे तैसे शहर में पहुंचे, जिस शहर में वो जंगल पड़ता था, और काफी मेहनत के बाद, काफी थकावट वाले सफर को तय करने के बाद वो दोपहर में उस जंगल के बाहर आकर खड़े हो गए। और जब मार्कस ने उस जंगल को इतने सालों बाद देखा तो वो इमोशनल हो गए। मैक्स, ईव भी उस जंगल को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील कर रहे थे। विक्रम भी उस जंगल को पहली बार देख रहा था, लेकिन उसे ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो किसी नई जगह आया हो, बल्कि उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि उसका जो रिश्ता है वो उस जंगल से बहुत ही ज्यादा पुराना है। और उसके बाद मैक्स ने कहा, ये है हमारा जंगल, जहां पर हमारे वंश बेल की शुरुआत हुई थी, जहां पर हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी बिताई।
यहाँ पर आते ही शरीर में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। और उसके बाद मार्कस ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। न जाने कितने साल बीत गए, मैंने अपने इस प्यारे से जंगल को नहीं देखा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम में से कितने लोग अभी तक गांव में सही में गए हैं, या फिर इस जंगल में ही भटकते रहे तुम सब? उसके बाद मैक्स ने कहा, मुझे तो गांव के बारे में आइडिया ही नहीं था कि आखिर वो गांव कहाँ पर है, क्योंकि जब मैं बचपन में अपनी जान बचाकर भाग रहा था तब मैंने रास्ता नहीं देखा कि मैं किस साइड भाग रहा हूँ। और उसके बाद जब मैं पानी में गिरा तो आधी चीजें भूल गया। मैं तो इतने सालों तक उस सभी चीजों को जो मेरे सपने में बार बार आती थी यही सोचता था कि वो चीजें सिर्फ सपना है, कोई हकीकत नहीं। ईव ने कहा, मेरा भी यही हाल है। मुझे भी नहीं पता कि आखिर इतने बड़े जंगल में हमारा गांव कहाँ है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसी जंगल में हमारा गांव, लेकिन कहाँ है ये मैं याद नहीं कर पा रहा। मार्कस, आपको तो याद होगा ना? उसके बाद मार्कस वहीं पर इमोशनल होकर अपने आंसू को पोंछते हुए बोले, हाँ मुझे याद है। इतने सालों बाद भी मैं अपने प्यारे से गांव को भूला नहीं हूँ। आखिर भूलूं भी कैसे? मेरा वजूद ही मेरे गांव की वजह से है। लेकिन चिंता मत करो तुम सब, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। उसके बाद क्या था, वो सभी उस जंगल के अंदर एंटर हुए और मार्कस ने कहा, वो सभी पिशाच रात को एक बार फिर से एक्टिव हो जाएंगे, इसलिए हमें दिन में ही यहाँ से निकलना होगा, ठीक है? उसके बाद सभी ने हाँ में सर हिलाया और मार्कस उन सभी को जंगल के और अंदर लेकर काफी कठिनाइयों को पार करने के बाद वो सभी एक खंडहर से गांव में पहुंचे, जहां पर टूटे फूटे घर थे। और वहां पर कदम रखते ही मैक्स और ईव बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए और मार्कस भी रोने लगी। वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गए कि आखिर उनके हंसते खेलते गांव की ये क्या हालत हो गई। मार्कस और ईव की जो पुरानी यादें थी वो सभी उनके सामने किसी फ्लैशबैक की तरह चलने लगी। मैक्स भी हर चीज को छूकर अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहा था और विक्रम भी उस गांव की मिट्टी को छूकर अपने पूर्वजों की यादों में खो रहा था। वो सभी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उस गांव में कदम रखते ही जैसे खूंखार भेड़िया मानव एक शांत बिल्ली बन गए थे। मार्कस ने ईव, मैक्स और विक्रम तीनों से कहा, मुझसे वादा करो कि हम सब मिलकर हमारे गांव को एक बार फिर से आबाद करेंगे और यहाँ पर पहले जैसी खुशियां फिर से आएंगी और उन पिशाचों की हार होगी। और उसके बाद उन सभी ने अपनी आंखों में से निकलते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हम वादा करते हैं हमारा गांव एक बार फिर से खुशियों से भर जाएगा और उन पिशाचों की हार होगी। वो सभी वहां से जा रहे थे, तभी उन्होंने वहां जमीन पर एक चिट्ठी पड़ी हुई देखी। मार्कस ने कहा, अरे विक्रम जरा देखना वो चिट्ठी किस तरह की है, कुछ कागज टाइप का नजर आ रहा है, कुछ लिखा है शायद उसमें। उसके बाद विक्रम भागता हुआ गया और उसने वो चिट्ठी उठाई तो उस चिट्ठी पर काफी लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ था और विक्रम ने कहा, इस पर तो बहुत चीजें लिखी हुई हैं, रुको मैं पढ़ता हूँ। और उसके बाद जब विक्रम ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उन सभी की हालत खराब हो गई। मुझे पता है कि तुम सब अपने इस गांव में आओगे ही, इसलिए मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि तुम जब भी इस गांव में आओगे तो वापस मत जाना, क्योंकि अगर तुम वापस गए तो मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। जितनी भी बची खुची निशानियां हैं मैं रात में अपने पिशाचों से कहकर हर चीज को मिटा कर रख दूंगा। कोई पहचान नहीं पाएगा कि कभी इस मिट्टी में कोई गांव में हुआ करता। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो तुम्हें रात को मेरा इंतजार करना होगा। और ये मत सोचना कि तुम भाई और कब नहीं, मुझे ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम पिशाचों से कुछ भी नहीं छुपता। मुझे पता चल जाएगा कि तुम कब आए थे, इसलिए जब भी तुम आओ वापस जाना नहीं। इस चिट्ठी को सुनने के बाद विक्रम, ईव, मैक्स और मार्कस चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और वो समझ गए कि उन्होंने उस जंगल में समय से पहले आकर एक गलती कर दी है और उस गलती की उन्हें काफी भयानक
कीमत चुकानी पड़ेगी। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें रात का इंतजार करना था और उन पिशाचों से लड़ना भी था। अब उन्हें जब तक वो खास रात नहीं आ जाती तब तक उन पिशाचों का सामना करना था। और वो सभी ये बात भी जानते थे कि जब तक वो खास रात नहीं आ जाती तब तक उनकी ताकत उतनी की उतनी ही रहेगी और उनको तब तक अपनी नॉर्मल ताकत से ही उन सभी पिशाचों का सामना करना होगा। ईव ने मार्कस से पूछा, हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? उसके बाद मार्कस ने कहा, क्या लगता है क्या मतलब? उन्होंने हमें खुली चुनौती दी है और चिंता मत करो, जो गलती पहले हुई वो अब नहीं होगी। अब मेरे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है। या तो मैं अपने गांव को बचाऊंगा या तो मौत को गले लगाऊंगा। इन दोनों में से ही कुछ होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने गांव को तो एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। पहले जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन अब मैं अपने गांव को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं इसी जगह पर अपने गांव को आबाद करूंगा और एक बार फिर से यहाँ पर हमारे लोग हंसेंगे, खेलेंगे और रहेंगे। मार्कस ने उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ हो? उसके बाद उन तीनों ने हाँ में सर हिलाया। अब देखने वाली बात यह थी कि क्या रात के वक्त मार्कस, ईव, विक्रम और मैक्स ये सभी मिलकर उन पिशाचों का सामना कर पाएंगे? और जब वो खास रात आएगी तब क्या मैक्स अपनी ताकत को कंट्रोल करके असीम शक्तियों का मालिक बन पाएगा? और क्या वो सभी भेड़िया मानव मिलकर उन पिशाचों को हरा पाएंगे और अपने गांव को एक बार फिर से खुशहाल बना पाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला पार्ट मेरे इसी चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर।